नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका आज का सत्य में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस देश में किसी को भी अगर आप अपमानजनक शब्द कहते हैं तो वो उसके लिए एक मुद्दा बन सकता है अगर आप अगड़ी जाति के नहीं हैं तो। किसी भी जात, पंथ, संप्रदाय के अगर आप हैं, नस्ल के, रंग के हैं, आपको अपमानित कोई कर सकता है तो वो अगड़ी जाति के लोग कर सकते हैं। अपमानजनक जितने भी शब्द होते हैं वो अगड़ी जातियों के लिए बने ही नहीं हैं, वो इनके इतर जितनी भी जातियां हैं उनके लिए बने हैं। यूजीसी के नए नियमों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को जाति की राजनीति का लगभग अखाड़ा बना दिया है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश भर में सवर्णों का विरोध शुरू हो गया है। विरोध इसलिए क्योंकि 13 जनवरी को लागू हुए नियम के तहत कैंपस में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के छात्रों से भेदभाव रोकने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें पीड़ित छात्र का मतलब सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से आने वाले छात्र ही हैं। शिकायत का अधिकार उन्हीं के पास है। इसी वजह से जनरल कैटेगरी के छात्रों में आशंका है कि नियम का दुरुपयोग कर उन्हें फंसाया जा सकता है, कोर्ट कचहरी में उलझाया जा सकता है। जनरल कैटेगरी के छात्रों की दलील है कि सज़ा के डर से कॉलेज सही फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि यूजीसी के नियम का हवाला उनके पास रहेगा, डर उनके भीतर रहेगा। जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके कैंपसेस हैं, उनके भीतर एक अलग सा डर का माहौल पैदा रहेगा। हालांकि सरकार ये भरोसा दे रही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार के वादे पर एक बड़े वर्ग को भरोसा नहीं है। नियम वापसी नहीं लिए जाने पर वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सवर्णों की असमानता वाली दलील चलेगी? सवर्णों का जो डर है उसका समाधान कैसे होगा? और सवर्ण क्यों कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो कौन गोरे हैं? वो भी कमोबेश वैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनको आपने अलग काट दिया, अगड़ी जातियां हो गई, क्योंकि जातियों के एक कैटेगरी में उनको डाल दिया। पहले आप जरा ये सुनिएगा कि यूजीसी नियम का विरोध करने वालों की दलील क्या है और सरकार इस पूरे मुद्दे पर कह क्या रही है। हम लोगों का सबका ये मानना है कि यहाँ एक गलती हुई है। सेक्शन 3C जो है, अगर वहाँ पे जनरल क्लास को भी ऐड, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में अगर आपने जनरल क्लास को निकाल दिया तो आपने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि जनरल क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जो कि गलत है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं और मुझे लगता है कि चाहे सरकार हो, चाहे लॉ ऑफिसर्स हों, लॉ कमीशन के या फिर कोर्ट हो, कहीं ना कहीं उनको ये देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा पक्ष ना रहे जिसके साथ इस तरीके का कोई भी बायसनेस हो। और मुझे लगता है कि सेक्शन 2C कहीं ना कहीं बायसनेस जनरल क्लास के अगेंस्ट दिखाता है। एससी, एसटी, ओबीसी होने का दर्द एससी, एसटी, ओबीसी होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है। तो सिर्फ एससी एसटी के लिए नहीं, ओबीसी को भी जोड़ा है। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। एक केस आया रोहित वेमुला का। उस केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी आप कोई सख्त कानून बनाइए कि इस तरीके से किसी भी हरकत पर, कार्रवाई पर, अपमानजनक व्यवहार पर किसी लड़के की जान नहीं जाए। लड़का कोई भी हो सकता है, क्योंकि रोहित वेमुला का एक अलग मामला था, अलग कास्ट था उनका। लेकिन सवाल ये है कि समानता के नाम पर समानता का बर्ताव एक कैंपस के भीतर हो, जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के, उनके बीच में हो। इसकी खातिर आपने कुछ लोगों को टारगेट किया कि यह लोग जो हैं, ये धंधा इन्हीं का है।
अगर ये गाली देंगे, अपमानित करेंगे, अगर किसी जाति का नाम लेकर के उसके खिलाफ गंदी गंदी बातें करेंगे, तो यही लोग हैं। इसके अलावा तो इस देश में कोई कुछ करता ही नहीं। बाकी सारे के सारे बिल्कुल अच्छे हैं, धुले हैं दूध के। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस तरह के यूजीसी के नियम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और मेरे बाकी मेहमानों को जोड़ने से पहले मैं उदित राज जी के पास चलना चाहता हूं। आप कांग्रेस के नेता हैं, आप पूर्व सांसद भी हैं और बीजेपी से आपने कांग्रेस का रास्ता किया, आप सब लोग जानते हैं। उदित राज जी, आपको तो ये नियम बहुत अच्छा लगता होगा कि ठीक है, बेहतर है? नहीं, देखिए अश्वंत जी, बात नियम अच्छा लगे या न लगे वो बात सब्जेक्टिव बात होती है। मेरे पसंदगी नापसंदगी का कोई मतलब नहीं है। दो तीन चीजें मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है आपका, मैं बहुत मुश्किल से कहता हूं किसी पत्रकार के बारे में संतुलित और एक रेशनल, एक संतुलित और रेशनल एक आप है। एक अभी एंकरनी ने थोड़ी देर पहले, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं, कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में तो सामान्य वर्ग के लोग है ही नहीं और SC ST OBC के हैं, एक तरफा न्याय दे सकते हैं। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये है भारत सर गजट, यह है गजट जी, भारत गजट ऑफ इंडिया है और इसका यह छठा और सातवां, इसमें ये दिया। कमेटी जो होगी उस कमेटी में एक तो VC मान लो, अगर कॉलेज है तो प्रिंसिपल होगा, यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर, पहला नंबर। संस्थान प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर होंगे जो सदस्य होंगे इसके। तीसरा, उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी होगा। कोई जाति नहीं है, जिनका कभी तक कोई जाति नहीं आ रही है। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि, जाति नहीं आ रही इसमें। 2 छात्र प्रतिनिधियों को जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलोत्कृष्टता आदि का होगा। समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। अब जब बड़े बड़े एंकर झूठ बोलने लगे तो क्या होगा इस देश का? समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है कि नैरेटिव बनाया जा रहा है। मैं अपनी बात रख लेता हूं, चूंकि आप अपनी बात सही कह रहे हैं और मैं आपके साथ 1 to 1 बात इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को बात समझ में आए और मैं जो कह रहा हूं वह भी आप तक पहुंच पाए ठीक से। सवाल ये है कि इस देश में एक तबका है जिसको आपने कह दिया कि सवर्ण है। सवर्ण का मतलब वो सुंदर वर्ण का हो सकता है, सवर्ण का मतलब वर्ण व्यवस्था के साथ है इसलिए हो सकता है, सवर्ण का मतलब कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आपने उसको देश के बाकी हिस्सों से काट दिया। पहला, जितने भी उसके ज़रूरी अधिकार थे, बुनियादी अधिकार थे, उससे उसको वंचित कर दिया। दूसरा, तीसरा कि जब शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं उस दौरान आपने मान लिया कि कोई उद्दंडता होगी, कोई अभद्रता होगी, कोई अपमानजनक बर्ताव होगा तो यही 15% लोग करेंगे, बाकी 85% तो नहीं करेंगे। OBC SC का अपमान नहीं करेगा, SC ST का अपमान नहीं करेगा, या OBC SC ST जो 15% लोग हैं उनका अपमान नहीं करेंगे। अगर उनके लिए गाली दी भी जाएगी तो वह गाली इसलिए गाली नहीं है, इसलिए जन्मजात नहीं है क्योंकि उनका जन्म तो ऊपर वालों का है, वो तो कुलीन हैं, तो उनकी गालियां जाति की जो होंगी वो उनको नहीं लगेंगी। अगर आपने निचले वाले को अगर गाली दे दी तो वो लग जाएगी और ये अपराध हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप ठीक से समझ रहे हो मेरी बात को। एक कैंपस के भीतर जो आपके देश की नींव है या जिनके ऊपर आपके भविष्य, देश का भविष्य जिनके कंधों पर जाना है, उनके बीच में आपने इस तरह का भेदभाव पैदा किया है, ये है गलती नहीं है। देखिए, ऐसा आप रेफर करें, अभी तो शायद गूगल कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कैरी किया था। 80% से ज्यादा स्कूल के बच्चे, स्कूली बच्चे सवर्ण और दलित आपस में भोजन साथ में नहीं करते। यह हमारे विडंबना, हमारा देश ऐसी थोड़ी गुलाम था। SC ST कर लेते हैं, OBC SC कर लेते हैं। नहीं, मेरी बात सुने।
तो ये हमारे यहाँ इनबिल्ट सिस्टम है। इन नॉट, मैं अपवाद को नहीं छोड़ सकता, अपवाद कह सकता हूँ, हो सकता कि कहीं पर उदित जी की आवाज़ कट गई है। मेरे साथ स्टूडियो में नीरज कुमार सिंह हैं। आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और आपने यूजीसी के इस फैसले के खिलाफ अर्जी डाली सुप्रीम कोर्ट में। नीरज, आपकी अर्जी में है क्या? मेरी अर्जी में बस यही मांग की गई कि जो इस रेगुलेशन का सेक्शन 3C है उसको नल एंड वॉइड किया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में कहा गया है देयर शैल बी नो प्रोहिबिशन ऑन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. Every kind of discrimination is prohibited by Article 15 and 16 of the Constitution. But this regulation said that caste against discrimination. So what does it mean? Caste against discrimination means discrimination against SC or tribe against SC, ST and OBC. तो यहाँ पे जो SC, ST एंड OBC है, मैं ये बताना चाहूँगा कि संविधान में हमारे यहाँ कास्ट को मान्यता ही नहीं दी गई है, हमारे यहाँ क्लास को मान्यता दी गई है। इवन जो SC, ST और OBC का जो लिस्ट प्रिपेयर होता है वो भारत के राष्ट्रपति बनाते हैं और उसमें डिफरेंट कास्ट को ऐड किया जाता है अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तो कास्ट तो है ही नहीं। चाहे हम M नागराज का जजमेंट ले लें 2006 का, उसमें भी यही बात किया गया है। तो हमारा बस यही कहना है कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। नीरज, आपके पास आता हूँ क्योंकि उदित जी आ गए हैं। उदित जी, अभी चूंकि नीरज ने अर्जी डाली है, उन्होंने कहा है कि संविधान में आर्टिकल 14 है जो समानता का अधिकार की बात करता है, और जब बच्चे नीचे से पढ़ करके ऊपर तक चले गए, मैं भी कॉलेज से आया, यूनिवर्सिटी से आए हैं, आप भी जानते हैं, किसी कैंटीन में, किसी होटल में, किसी रेस्तरां में किसी स्टूडेंट ने कभी जा कर के पूछा हो कि आपकी जाति क्या है। लेकिन ये जिस तरह का कानून है, ये एक तरीके से भेदभाव पैदा करता है, माहौल को ख़राब करता है, जहरीला करता है। और आपने ये मान लिया है कि OBC वाले SC को गाली नहीं देंगे, SC वाले ST को गाली नहीं देंगे, या यह पलट करके नहीं होगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे इस सवाल का कोई जवाब चाहिए, वाजिब। देखिए, ऐसा है यशवंत जी, परफेक्शन तो कहीं नहीं और होता भी नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं उस समय कह रहा था कहीं हो सकता है कि कोई एरिया हो जहां दबंग OBC हो, वहां सवर्ण को भी दबाते हो, ये भी है। लेकिन जो समाज चलता है वो रूल से चलता है, अपवाद से नहीं चलता है। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात है कि 90 में जब आरक्षण मिला OBC का, तो उसका विरोध शुरू हुआ किस आधार पर कि अरे भाई, स्कूलों में तो इनको वरीयता दे करके काबिल बना दो, नौकरी में आकर के नौकरी में आरक्षण देने की बात नहीं होनी चाहिए। 2006 में जब अर्जुन सिंह जी थे HRD मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर, तो हायर एजुकेशन में OBC को रिजर्वेशन दिया तो भी विरोध किया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कहीं मुसलमान या ईसाई विरोध तो नहीं करता जब दलित OBC को अधिकार मिलता है, और जब वोट लेने की बात होती है तो सब हिंदू हो जाते हैं। जब समान अधिकार देने की बात, तो हिंदू नहीं रह जाते। आज के समय में 45 यूनिवर्सिटी में, 46 यूनिवर्सिटी में 5 OBC की BC है, 1 SC 1 ST है, और 1341 प्रोफेसर हैं। 46 यूनिवर्सिटी में केवल 22 OBC प्रोफेसर हैं। अभी भी 90% से ज्यादा जो हायर पोजीशन है वो तो अभी भी अपर कास्ट के साथ में है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि पहले कहते थे कि आरक्षण से दक्षता प्रभावित होती है, लेकिन जब 10% सवर्णों को आरक्षण के आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन के कारण आरक्षण दिया गया, तब आरक्षण ठीक हो गया। अब देखते हैं कि जो गरीब सवर्ण है उसकी मेरिट जो है वो SC ST OBC से नीचे भी आ जाती है। उसका विरोध कभी SC ST OBC लोगों ने नहीं किया है, उसका विरोध वो मान्य हो गया। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आप रुकेंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा, मैं रुकेंगे तो बात कहूंगा।
आरक्षण जो है, आप- हाँ, आरक्षण संविधान का एक प्रावधान है। इस देश में किसी भी वाजिब आदमी को, देश का नागरिक है, उसको इस बात से एतराज़ नहीं हुआ कि जो हमारा कमज़ोर तबका है उस कमज़ोर तबके को सरकारी संरक्षण देकर के आरक्षण के माध्यम से बढ़ाया जाए, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। किसी को एतराज़ नहीं है। आरक्षण का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जो एक लूट चल रही है ऊपर की जातियों का, ओबीसी में कुछ जातियों को बता दूंगा, आप जाके देखिए कि 3-4 जातियाँ 80% के आसपास आरक्षण का फ़ायदा उठाती हैं। SC ST में वो 5-7 जातियां हैं जो 80% आरक्षण का फायदा उठाती हैं। आप दरअसल वोट की ऐसी राजनीति हो गई है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक, हम क्या करते हैं, हम जा करके अतीत को कुरेदते हैं कि ये ऐसे लोग थे, ये ऐसे लोग थे। आज की हालत में जितने भी अगड़े लोग हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। किसी भी गांव में कहीं भी जा करके देखिए, चूंकि वोट की राजनीति में 15% हैं, 85% की राजनीति करनी है, इसलिए आपने OBC SC ST सबको जोड़ लिया। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं राणा यशवंत हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस देश के हर नागरिक के साथ इंसाफ चाहता हूँ। मैं उदित राज को भी उसी नज़रिए से बोलते हुए देखना चाहता हूं कि वो जो SC ST OBC के इतर भी देखिए कि वहां भी कमजोर लोग हैं। गाली देने, अपमानित करने और किसी भी आदमी को जलील करने के लिए वही केवल नहीं बैठे हुए हैं, एक तरह की गाली है, उनके चेहरे पर तमाचा है कि तुम लोग जो है ना, ये लंपट किस्म के लोग हो, तुम गालियां देते हो, माहौल खराब करते हो, और ये जितने भी लोग हैं ये तो सताए हुए लोग हैं। इनके साथ कुछ भी जो होगा वो नाइंसाफ़ी ही होगी, और नाइंसाफ़ी करने वाले तुम ही लोग हो। तो आपने कहीं ना कहीं एक पूरी कैटेगरी को जाकर के साइडलाइन करके और उसके चेहरे पर या उसके माथे पर लगा दिया है कि तुम लोग बदमाश हो, लठैत हो, लंपट हो। सुन लीजिए राणा जी, मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया हूँ, तो SC ST OBC को के लिए अलग से इंटरव्यू बोर्ड बनाया जाता है कि ये जनरल के साथ में compete नहीं कर पाएंगे। औसतन UPSC सिविल सर्विसेज में देखा जाता है जनरल को इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स दिया जाता है, SC ST OBC को कम दिया जाता है। अरे भाई, जब फिर अलग से बोर्ड फिर बनाने मैं की उदित राज जी जरूरत क्या है? एक मिनट उदित राज जी, अगर ऐसा नहीं, होगा, अलग से बोर्ड अभी बनाया आप क्यों देखिए जाता? नीट इतना पीजी भेदभाव में, वाला नीट पीजी समाज में है। आप OBC SC ST के लिए -40 मार्क्स करते हैं। अगर वो बहुत टैलेंटेड होते, बहुत कॉम्पिटेंट होते तो सारी सीट्स भर गई होती, -40 पे लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल अब अगर आप कुरेदेंगे तो मैं अभी चाहता हूं कि इस देश में एक माहौल बना रहे, लोगों, हर आदमी के पास सम्मान का अधिकार है। अगर आप कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो -40 लाने की क्यों जरूरत पड़ गई? नहीं, आप ये बताइए कि कभी मैं एक जो एग्जांपल दिया, UPSC का एग्जांपल दिया, क्या कभी इसके यानी बारे कि में UPSC के जितने भी बोर्ड हैं वो बायस्ड हैं? आज तक जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो दरअसल बायस्ड हैं, सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो अगड़े थे तो उनको ज्यादा मार्क्स दिए गए। मैं उदित जी से जुड़ूंगा, लेकिन बाकी मेहमानों को मैं चाहता हूं कि अब चर्चा में जोड़ लूं। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आप UGC के याचिकाकर्ता हैं। नीरज मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आप एडवोकेट हैं, आपने अर्जी डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में। संजय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर। पवन सिन्हा जी हैं। पवन सिन्हा जी देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उनकी राय अपनी अहमियत रखती है। डॉक्टर सतीश चंद्रा हैं, आप BSP के समर्थक हैं। और आकर्षिका शर्मा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो पहले स्वागत आपका। लेकिन ये जो UGC, चूँकि आप प्रोफेसर भी हैं, आप DU में कैंपस में भी रहते हैं, बच्चों के बीच में भी रहते हैं, उस माहौल को देखते हैं जिस माहौल में पढ़ाई लिखाई चलती रहती है, UGC के इस फैसले को या इस नियम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे पास ऑलरेडी नियम थे। ये वाला नियम जो अभी आया है ये भी मॉडर्नाइज किया गया है 2012 के नियम के अनुसार। बस इसमें 2 चीज़ों का और समावेश किया गया है जी। तो हमारे पास ऑलरेडी एक नियम था UGC में भी, हमारे पास नियम थे यूनिवर्सिटीज़ में भी, हमारे पास नियम थे सरकारी
और जो अब संविधान का भी प्रावधान है और उसके अनुसार उन नियमों के अनुसार काम हो रहा था। कॉलेज में कमेटीज़ भी थी, वो कमेटीज़ खूब अच्छे से काम भी कर रही थी और यदि कोई शिकायत आदि होती थी वो दर्ज भी हो रही थी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि इस नए नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। और हैंडीकैप के लिए ऑलरेडी बहुत सारा जो दिव्यांग जन है, हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं, उन लोगों के लिए भी थी। विमेन हरेसमेंट के लिए भी एक कमेटी है। तो कमेटीज जब ऑलरेडी वर्क कर रही थी तो एक नई कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। मैं ये मानता हूँ जो माननीय मंत्री जी, प्रधान जी कह रहे हैं वो एकदम सही है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि वह मिनिस्टर है, वह या और लोग जो उनके साथ हैं या जो उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो हर केस की स्क्रूटनी तो नहीं कर सकते। तो मान लीजिए इलेक्शन का समय आए किसी भी यूनिवर्सिटी में, इलेक्शन के समय में हमेशा बहुत सारी चीज़ें अब कैंपसेस में होने लगी हैं जो पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो अगर इसको हथियार बना लिया गया तो बच्चों के बीच में बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा स्ट्रेस खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा डिवीजन हो जाएगा, जो डिवीजन आगे बढ़ के समाज को भी डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो मेरा जो अनुरोध है वो यही है कि इस नियम की कोई ऐसी आवश्यकता थी नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे नियम हमारे पास थे और उसके अनुसार काम ऑलरेडी चल रहा था। ये नियम आने की वजह से मुझे डर है कि सोसाइटी में डिवाइसिव टेंडेंसीज ना बढ़ जाएं। इस वक्त पूरे समाज को, मैं जाति के साथ साथ धर्म को भी कह रहा हूँ कि पूरे समाज को, जहाँ भारत एक चुनौती का सामना कर रहा है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाना चाह रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उस उद्देश्य से भटक जाएं और आपसी झगड़ों में उलझ जाए। क्योंकि जो युवाओं के बीच के आपसी झगड़े हैं, जब ये युवा बड़े होते हैं तो वो उनके साथ चलते हैं। उदित राज जी की बात भी ठीक है कि ये नहीं होगा, लेकिन परसेप्शन वैसा है, और जब परसेप्शन वैसा है तो डर तो होता ही है। और इसीलिए मेरे ख्याल से यूजीसी को कुछ नियम जो हैं जिनके बारे में नीरज जी कह रहे थे, उन नियम को बदलना बहुत आवश्यक है, जिससे लोगों के मन में वह डर अभी खत्म हो। चंद्रशेखर आजाद पवन जी कह रहे थे उनको कि लोगों को ये पता नहीं है कि मामला कैसा है। 118% इस तरह के मामले बढ़े कि कैंपस के भीतर बदतमीजी, बदसलूकी हुई, जाति और जन्म या फिर रंग को लेकर के लोगों ने टिप्पणियाँ कसी होंगी, फप्तियाँ कसी होंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन 118% जो मामले बढ़े, 90% का निपटारा कर दिया गया जी। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत छोटे स्तर के थे जिनका निपटारा हो गया है। दूसरी बात ये है कि आप जब नीचे से हायर एजुकेशन में जाते हैं तो लाजमी है कि आप सरकार की जितनी भी सहूलियतें, सुविधाएं, संरक्षण हैं, उसके ज़रिए बढ़ते हुए आते हैं। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको मिलता है, बाकी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं उनका भी फ़ायदा आप उठाते हैं। अब जब बराबर के कैंपस के भीतर हर आदमी बराबर से व्यवहार कर रहा है, बढ़ रहा है, वहाँ जा कर के अगर इस तरह की व्यवस्था होती है कि 15% लोग जो हैं, यही लोग इस तरह का कुकर्म करते हैं, ये अपमानित करते हैं, ये गालियाँ देते हैं, ये जन्म से, जाति से, रंग से टिप्पणियाँ करते हैं, और ये बड़ा अपमानजनक है। अपमानित करने के लिए अगर 15% लोग इस देश में हैं तो बाकी तो 85% बहुत ही अच्छे हैं। अब यह बात जब उन लोगों के भीतर पैदा होती है तो उनका आक्रोश या उनका विरोध लाजमी है। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये पूरा मामला आप भी देख रहे हैं, पटना से हैं, आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, आप प्रोफेसर्स के बीच में रहते हैं। इसको लेकर के चर्चा बिहार के भीतर भी है। मैं अभी घर गया था तो मुझे हर चौथा आदमी पूछ रहा था कि यूजीसी वाला क्या है। तो लाजमी है कि ये चर्चा बिहार के भीतर भी है। जी बिल्कुल। नहीं, देखिए, है क्या कि जो विद्यार्थी कॉलेज परिसर में प्रवेश करता है उसको नहीं पता होता है, वो एक सपना लेकर के प्रवेश करता है कि हमें जीवन में क्या बननी है, नहीं बननी। वहां से यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां भी उसके एक अपने सपने।
ठीक है, वो रिसर्च वर्क में जाता है या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने को तैयार करता है, वो अलग पार्ट है। लेकिन जो इसमें जो चीजें आई कि चूंकि आप जनरल कास्ट से आते हैं, आप सवर्ण समाज से आते हैं, इसलिए इस तरह की गलतियां आपके तरफ से ही की जाएगी। इस तरह की चीजें कहां से फिल्टर किया गया, वो कौन सा लिटमस पेपर है जहां से ये इन चीजों को फिल्टर करके और एक परसेप्शन बनाया गया, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। मैं भी रिसर्च सेंटर में 5 साल रहा हूं, पढ़ाया हूं और पढ़ा भी हूं। मैंने तो न पढ़ाते वक्त कभी पूछा विद्यार्थियों से कि भाई तुम किस जाति के हो, न मेरे टीचर ने कभी हमसे पूछा कि तुम किस जाति के हो। जब योग्यता से ज्यादा नीतियां तय होने लगे विश्वविद्यालयों में, कैसा नागरिक बनाएंगे भाई, कैसा देश गढ़ेंगे, एक सवाल है। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी ना, यहां पर केवल ये नहीं है कि अगर किसी ने किसी को एब्यूज कर दिया, किसी ने किसी को इंटेंशनली उसको परेशान किया, उसके खिलाफ मुकदमा होगा। अगर किसी व्यक्ति ने महसूस किया, कोई छात्र ने महसूस किया अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष भी नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से, कि इसने हमें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, उस पर भी कार्रवाई होगी, इस पर भी मुकदमा होगा और उस पर भी ये चलेगा। अब सोचिए तो वो उसके जो अपील में ही वो लड़का का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये प्रूफ करने में कि भाई हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। अगर इन्होंने मेरे खिलाफ कोई परसेप्शन बना करके एक केस दर्ज कर दिया है, इसको हम कैसे सफाई में कह सकूं? अगर कोई प्रमाण है, कोई एविडेंस है तो बताइए। करेंगे नहीं, कोई एविडेंस नहीं। ठीक है, सतीश चंद्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप बीएसपी समर्थक हैं। अभी जो सवाल है, एक कैंपस चल रहा है, उस कैंपस को यूजीसी ग्रांट मिल रहा है, यूजीसी रेगुलेट कर रही है, और यूजीसी का एक नियम है कि अगर इन बच्चों के खिलाफ कुछ भी होता है तो एक्शन लो। अब वहाँ कोई ऐसा मामला आ गया, किसी आदमी को, किसी लड़के को आपने टारगेट किया, कहा कि इसको तो सबक सिखाना है, सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ आपने आरोप लगा दिया, एक कमेटी बन गई, कमेटी ने उसको सस्पेंड कर दिया या फिर उसके खिलाफ उसका करियर चौपट कर दिया, तो लाजमी है कि यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मैं ये साबित कर पाऊँ कि आप गलत कर रहे हैं। गलत रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, यह नहीं है, यह तो है ही नहीं। यानी कि हमने जिस पर उंगली उठा दी, अब वो आ गया और आने के बाद उसी को जवाब देना है कि तुमने नहीं किया। हर कमेटी तय करेगी कि भैया तुमने किया कि नहीं किया, और ऊपर से एक डंडा है कि तुमको तो करना होगा। ऐसा मामला आ गया तो ये डर जो है, यह डर एक बेकसूर को बेदखल कर सकता है उस अधिकार से जो उसका वाजिब अधिकार है, पढ़ाई का, पास करने का, अपना करियर बनाने का। ये सवाल मुझसे है सर? जी बिल्कुल आपसे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खामियां हैं। रिफॉर्म हमेशा पहली बार नहीं हो रहा है। सती प्रथा के ऊपर भी हमने कानून बनाया, और जब वो कानून बना, जो लोग औरतों को चिन्ह जलाते थे और वो उसका विरोध कर रहे थे आस्था के आधार पर। देखिए, कल क्या होगा, आप कल की तो आपको चिंता है, लेकिन आज समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है, आप इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। 2023 में बाकायदा भारत सरकार के शिक्षा मंत्री संसद के अंदर एक आंकड़ा पेश करते हैं कि भारत के 108 संस्थानों में, जिसमें 87 के अंदर बाकायदा 67 दलित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आत्महत्या करते हैं। आईआईटी मुंबई में 2014 में अंकित ओहरे करके एक छात्र बाकायदा आत्महत्या कर लेता है। आईआईटी मुंबई जैसा शिक्षण संस्थान कारण फल बनाने के लिए आपको कारण पता है? जी, कारण क्या पता है? जी, जातिगत टिप्पणी है। जातिगत टिप्पणी से आईआईटी में होने वाली आत्महत्याओं का कारण क्या है? जिस मामले पर भी चर्चा हो रही है, सुनिए बोलिए। वो तो मुझे मालूम है सर, यही तो जातिवाद है। नहीं, ये गलत बयानी जो है ना, ये मैसेज गलत दे रहा है कि आईआईटी तक में जो कॉम्पिटेंट छात्र जाते हैं, अगर वो SC ST के हैं तो वो सुसाइड करते हैं क्योंकि जातिगत टिप्पणियां उनके ऊपर होती हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। आप ये कहना चाहते हैं? आपको पता है कारण? यही तो जातिवाद है। अब सुनिए क्या जातिवाद होता है, सुनिए ध्यान से। मैं आपको मेरिट की भी बात बताता हूँ। मैं टीचर भी हूँ और शिक्षक भी हूँ, मैं शिक्षक हूँ और आपको बताता हूँ। अभी तो उसका मैं क्या करूं? कॉलेज में प्रवेश या नौकरियों में जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो आरक्षण दिया गया 100 जातियों को, उनकी मेरिट लिस्ट जाकर के चेक करो। उस मेरिट लिस्ट में वो
SC, ST और OBC से कम है उनकी मेरिट, लेकिन मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं। उनके पास संसाधनों की कमी रही होगी, उनको वो सुविधाएं नहीं मिली होगी, निश्चित रूप से उनके बाद मेरा मानना हमें बिल्कुल भी मानना नहीं है कि सामान्य जाति में पैदा हुआ हर व्यक्ति जातिवादी होगा। कुछ थोड़े से तथाकथित लोग हैं जो जातीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर के जातीय माहौल पैदा करते हैं। ऐसे तथाकथित कुछ लोगों को बचाने के लिए ये जो माहौल बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, इसमें अगर EOC जो है 10 लोग होंगे, जो इंस्टीट्यूशन का हेड होगा उसके स्वर्ण पाए जाने की संभावनाएं 99% है। देश के मैक्सिमम शिक्षण संस्थानों के हेड कहीं ना कहीं सामान्य जाति के हैं। तीसरा, इसके अंदर 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे, वहां भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जो छात्र होंगे उनकी जाति ये नहीं होगी कि वो अनुसूचित जाति के छात्र होंगे, वो भी ऐसे छात्र छांटे जाएंगे कि जो समानता में विश्वास करते हो। और बहुत बढ़िया ये है कि आप 2 मिनट रुकिए, बाकायदा सिविल सोसाइटी से 2 मिनट रुकिए, क्योंकि आप अपना ख्याली पूरा पका ही रहे हैं, तो हम भी आपका पका दें थोड़ा। पहली बात जो आपने कही कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो SC, ST, OBC से भी कम नंबर लाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए मुझे, ये इम्तिहान जो है वो कैंडिडेट नहीं देता है, इम्तिहान हालात देते हैं। हालात, जिन हालात में बच्चे रहते हैं, अगर कोई बच्चा दूर दराज का है, गांव, आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। आपका जवाब मैं दे रहा हूँ ना, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ सतीश चंद्रा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आप पढ़ा कर क्या हैं, मैं थोड़ा सा, मुझे सुन लीजिए, मुझे सुनिए पहले, आप मुझे सुनिए। आपने 3 गलत बयानी की है, तीनों का जवाब आप मुझे सुनेंगे तब तो। पहला ये है कि हालात अगर किसी भी बच्चे के अच्छे नहीं हैं, कोई बच्चा वो SC है, ST है, OBC है या जनरल कैटेगरी का है, अगर उसके पास साधन, संसाधन, सहूलियत, परिवेश, उसकी परवरिश, यह सब उम्दा है, तो जाहिर है कि उसके पास पहले से ही एक एज है। जो बच्चा नीचे से आ रहा है उस बच्चे के साथ हालात बहुत दूसरे हैं। अगर वो क्वालिफाई कर रहा है, लाजमी है कि उसके हालात क्वालिफाई करते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए जनरल बच्चा भी अगर गरीब तबके का है, कमज़ोर तबके का है, तो वो SC, ST से नीचे जा सकता है, क्योंकि SC, ST से जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों की परवरिश और उनके पास जो हालात हैं, उनको जो सुविधा सहूलियत मिल रही है वो थोड़ी दीगर है। दूसरी बात, मुझे सुन लीजिए, अगर आप ये कहते हैं कि जो कमेटी बनाई जाएगी वो तो सब सवर्णों की होगी, तो यदि 15% लोगों को आपने पहले यूनिवर्सिटी में टारगेट कर लिया, उसके बाद जो कमेटी बनेगी वो भी उन्हीं की होगी, तो वहां भी वो तो फारिग हो जाएंगे। मैं जाति से पीड़ित तो जरूर हूं, लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूं। मैं शिक्षक हूं और शिक्षक की कोई जाति नहीं होती। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जो 10% आरक्षण है, जो सर्टिफिकेट मिलता है EWS का, उसमें 2nd कॉलम में ये लिखा जाता है, बाकायदा सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप SC नहीं होंगे, आप ST नहीं होंगे, आप OBC नहीं होंगे। 10% जो आरक्षण है वो सामान्य जाति के लोगों के लिए है। निश्चित रूप से आप, एक झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप तमाम नौकरियों का आंकड़ा निकालो, तमाम प्रवेश का आंकड़ा निकालो, उन बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC से कमजोर है। उसके कारण हो सकते हैं, उनके पास साधन नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता, कहीं ना कहीं संसाधनों का आदमी के जीवन पे प्रभाव पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं कहीं ना कहीं संसाधन नहीं है, यही मैं आपको समझा रहा हूं, यही मैं समझा रहा हूं। इस देश में जो हालात हैं, उन हालात के आधार पर आदमी के बारे में फैसला किया जाए, जाति के आधार पर नहीं। आप 15% लोगों को अलग कर दिया, आपने मान लिया कि OBC है तो SC को गाली नहीं देगा, SC है तो ST का अपमान नहीं करेगा। आपने एक कैटेगरी तैयार कर दिया, कैंपस के भीतर बोल दिया कि ये सारे लफंगे हैं, ये 15% वाले, बाकी सब बहुत दूध के धुले, बहुत अच्छे हैं। और यह बात कैंपस के भीतर जहर बोएगी, मैं यही कह रहा हूं। अगर एक ही परिसर के भीतर इस तरह का परिवेश आप पैदा करते हैं तो जाहिर है कि वहां इस तरह का माहौल होगा और ख़राब होगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से 1000% सहमत हूं। मैं उन बच्चों के भविष्य को लेकर के भी चिंतित हूं। मैं और सरकार चाहे तो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मेरा कहना यह है सर कि क्या गया कि तमाम जो गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें, वो जातीय उन्माद के माहौल से उसको दूर करें। क्या आप चाहेंगे
कि मेरा बच्चा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़े जहां दलितों की कब्रगाह हो, जहां लोग मरते हो, जहां लोग आत्महत्या करते हो? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहेंगे? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति ऐसे एटमॉस्फेयर में अपने बच्चे को नहीं भेजना पड़ेगा। अब हमको कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ करके बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी सतीश चंद्रा जी, मैं मृत्युंजय तिवारी के पास जाना चाहता हूँ। इस देश में कुछ बड़े और बुनियादी सवाल हैं। जब बच्चा इंटरमीडिएट करने के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है, किसी कैंपस का हिस्सा नहीं होता है, और एक बड़ी आबादी है जो घुटन में रहती है, सुसाइड करती है। जो लड़के यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कैंपस से बेदखल हो जाते हैं, उनके पास देश में कोई नीति नहीं है उनके लिए, वो जा कर के तंग कमरों में सड़ी हुई गलियों के भीतर रहते हैं। उनमें से 4% क्वालिफाई करते हैं। 96% की ज़िंदगी कैसी होती है आप नहीं जानते हैं, या जानते भी होंगे, उन्हें वहाँ भी सुसाइड होते हैं। लेकिन कैंपस के भीतर चूँकि बहुत आसान है एक माहौल पैदा करके 85% बनाम 15% कर लेना, और ये खेला जाता है राजनीति में। मैं यही कह रहा हूँ। राजकुमार तिवारी, मृत्युंजय तिवारी। बात मैं तो ये कह रहा हूं कि इससे पहले भी आप सवर्णों की हालत देखिए कि सवर्णों के ऊपर फर्जी मुकदमे या फिर SC/ST और दलित कार्रवाइयां होती थी। कितने उसमें सही निकले हैं, कितने सही पाए गए हैं, कितने गलत पाए गए हैं, ये तो आंकड़े बताएंगे। लेकिन आज के तो वर्तमान में यह परिप्रेक्ष्य है कि आप पहले से यह मान के बैठे हैं कि यह सवर्ण है, फला व्यक्ति यह पैदाइशी शोषक है, ये उत्पीड़न करेगा। और दूसरी बात कि हम अपनी बात रखेंगे कहाँ पे कि श्रीमान जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। और मेरा प्रतिनिधि, उसमें कौन प्रतिनिधित्व कौन तय करेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है? और ऐसा भी तो लोगों को प्रावधान होना चाहिए कि झूठी शिकायतें कैसे रुकेंगी। देखिए कैंपसों में कितनी झूठी शिकायतें होती हैं। हम लोग आते हैं, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आए हैं, हम लोग तो जाति बहुत देखे भी नहीं। कैंपस में जो आके हम लोग देख रहे हैं इस समय, छात्रों में भी आपस में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम सभी लोग जिस परिसर में रहते हैं, कोई भाई साहब बोले थे, मैं सुन रहा था कि मेस में लोग खाना नहीं खाते हैं। ये कहाँ से सुन के आए हैं? सभी कैंपसों में लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालयों में मेस एक सामूहिक प्रक्रिया है, जहां पर थाली मिस महाराज जी जो होते हैं, जो हम लोग कुक होते हैं, देते हैं, और हम लोग कौन सी थाली में कौन खा रहा है एक साथ बैठ के खाते हैं। कभी कुछ जाति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जबकि उनके लिए कहना आसान होगा कि लोग खाना नहीं खाते हैं। एक कमरे में 3 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, किस पार्टनर किस जाति का रहेगा यह कहीं से तय नहीं होता है। सभी लोग सामान्य भेदभाव को त्याग के रहते हैं। और आज अगर आप यह थोप रहे हैं तो इस तरह से आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है सभी वर्ग के लोगों के बीच में। अब इस समय जनरल वर्ग के लोग, हम लोग खुद भयभीत महसूस कर रहे हैं कि अब कोई भी झूठा आरोप लगा दे अपनी किसी व्यक्तिगत दुश्मनी को लेकर। ये व्यक्तिगत दुश्मनियां भी होती हैं। छात्र हैं, मान लीजिए कि उसका कुछ नहीं पवन जी, मुझे तो इस बात की हैरत है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून को लेकर के बाकायदा ये एहतियात दिया कि सिर्फ आप एक जाति विशेष के हैं इसलिए आपके खिलाफ ये मामला नहीं बनता है जब तक कि उस तरह के आधार नहीं मिल जाते हैं कि जाति, रंग, जन्म को लेकर किसी आदमी ने आपके खिलाफ कोई बर्ताव व्यवहार किया है या कोई बात कही है। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि बार बार बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लोगों को फंसाने और उनको उत्पीड़ित करने के लिए होते हैं, इसलिए इस बारे में एहतियात बरता जाना चाहिए और बहुत गंभीरता से ऐसे मामलों को देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के निर्देश के तुरंत बाद UGC एक नियम लेकर के आ जाता है और ये बहुत मतलब चौंकाने वाला है। किसी भी कैंपस में हम भी पढ़ के ही आए हैं, हमने हॉस्टल के भीतर, हमने अपने कैंटीन के भीतर, कैफेटेरिया में, बाहर होटल में कभी पूछा नहीं कि बगल वाला कौन है, किसकी थाली धुली है, मेरे लिए कोई खाना आया है या मेरे लिए कुछ और खाने के लिए आया है। ये माहौल खराब होता है इससे। पूरा सुचिता का माहौल, जैसे कैंपस में पढ़ने आते हैं हम लोग, अध्ययन करने हेतु मेरा सवाल पवन जी से आते हैं। जी मैं इस बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं और बिना किसी लाग लपेट के कह रहा हूं कि बच्चों के बीच में भेद नहीं, बच्चों के बीच में भेद पैदा कर दिया गया और ये एक ऐसा परसेप्शन डेवलप कर दिया गया कि कुछ बच्चे तो बहुत डर के अब सहम के रहेंगे और शायद कॉलेज आने से भी बचे, और बहुत सारे बच्चे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते थे, अब वो डर डर के करेंगे और शायद पार्टिसिपेट भी ना करें। ये एक अजीब सी हालत हो गई। और मैं पुनः उस स्तर पर बात करूंगा कि जब हमारे पास एग्जिस्टिंग बहुत अच्छे नियम हैं, ऑलरेडी उस पर काम हो रहा है
और उसके तहत कॉलेज में कंप्लेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं, इन कमेटीज़ का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इससे बचा जा सकता था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आप एक वर्ग हो, देखिए कोई भी सरकार हो, सारे समाज को संतुष्ट रखना उसका दायित्व है। आर्टिकल 14 से आप ले लीजिए, चाहे अन्य आर्टिकल 16-19 से ले लीजिए, उस समाज को उसे बांध के रखने की कोशिश करनी है। अगर मान लीजिए एक वर्ग ये महसूस कर रहा, वो वर्ग कोई भी हो सकता है, तो वो वर्ग ये महसूस यदि कर रहा है कि मैं तो डर के रह रहा हूँ, डर के काम करूँ, मेरे को पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, तो इसलिए तो बेहतर अच्छा है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन से दूर ही हो जाऊँ। और भारत में जो हमारा जुडिशल सिस्टम है जो कहता है, उसमें ओनस शिकायतकर्ता पे नहीं है प्रूफ करने का, उसमें ओनस जिस पर शिकायत की गई है वो प्रूफ करे। अब प्रूव करने में आप देखिए, आप जानते हैं 5 करोड़ केसेस जहां पेंडिंग हैं, वहां अदालतें कितनी भी देर काम कर लें, कुछ भी कर लें, ऐसे केसेस की भरमार लग सकती है। और हम ये कह दें कि नहीं होगा ऐसा, वो उस कहने भर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। जहाँ मैं ये कह ज़रूरी रहा हूँ, है, बच्चों पहुँच ये के करें, बीच जहाँ में ज़रूरी परेशानियां है बहुत उन बढ़ जगहों जाएंगी। पर अगर नियम कायदे बनाए जाते तो शायद बेहतर होता। जहाँ बिल्कुल गैर ज़रूरी है वहाँ आपने एक नियम कायदा बनाया। कुछ मामलों को जिनको सामान्य करके, आपने अपवाद को सामान्य करके और एक सख्त नियम बना करके एक बहुत बड़ी आबादी को डर डर के रहने या फिर कैंपस में बाकी लोगों से फासला बना करके रहने के लिए मजबूर कर दिया। कोई जानता ही नहीं कैंपस के भीतर किस जाति का कौन है, कभी नहीं हुआ ऐसा। इसलिए नीरज का अपना जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, नीरज कितना स्टैंड करता है? सर देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल 14, 19 और 21, ये जो रेगुलेशन इन तीनों का वायलेशन कर रहा है। पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो सर हमें ये समझना हो, क्या स्टूडेंट कोई जाति होता है? नहीं, एक क्लास है ये। तो क्लास में जब क्लास है और क्लास लेजिस्लेशन हो रहा है, तो ये सर प्रोहिबिटेड है हमारे यहाँ। क्लास लेजिस्लेशन जो बनाया गया SC ST एक्ट का जो रूल, ये हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात किया गया है। तो अगर स्टूडेंट को एज ए क्लास कैटेगरी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो एज ए स्टूडेंट लीजिए, वो चाहे SC ST वर्ग का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, स्टूडेंट होता है। जैसा सतीश चंद्र सर ने कहा कि सिर्फ टीचर हूँ मैं, मेरा कोई जाति नहीं है, तो क्या स्टूडेंट का कोई जाति होता है? अगर हाँ, तब तो टीचर की भी जाति होती है। और दूसरा ये है सर, जैसे उदित राज सर ने कहा कि UPSC में अलग अलग बोर्ड होते हैं। मैं बताना चाहूँगा सर, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा कि इतने सब, मैंने जो भी 5 इंटरव्यूज दिए हैं उसमें कभी कोई बोर्ड अलग बनाओ वो किसी पर्टिकुलर सतीश कैटेगरी चंद्रा के जी, लिए। मेरे पास 1 मिनट का समय है, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपना अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, मुझसे कहा है सर। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में जो जाति है वो जन्म से तय होती है। मुझसे नहीं पूछा गया कि मैं किस जाति में पैदा होऊंगा। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जाति हमेशा रहेगी। अब ये सिविल सोसाइटी को तय करना है। तमाम लोगों को बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, और भूत में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। ये जो कानून है, जो ये रेगुलेशन है, इसमें कहीं लोगों को बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। खबरें झूठी ही रहेंगी, शिकायतें झूठी आएंगी, जब आपने पहले ये मान ही लिया। देखिए, इसमें 10 लोगों की एक कमेटी है, 7 लोग मैं आपसे बता रहा हूं सामान्य जाति के होंगे, बाकी 3 लोग SC ST और OBC के होंगे। 3 लोग नहीं डरे हुए हैं, 7 लोग डरे हुए हैं। किस लिए डरे हुए हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अभी भी ये मान के चलते हैं, भाई हम ये शपथ ले लें, अपने बच्चों को तैयार करें, अपने घरों में इस तरह की बातें करें कि हम जाति को छोड़ेंगे, जातीय व्यवस्था से हम अपने आप को दूर रखेंगे, अपने आप को रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों को लिया सतीश चंद्रा जी, दरअसल है क्या कि आरक्षण को चलते हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, समाज बहुत आगे निकल गया, देश बहुत बदल गया। जिन जातियों को आप कहा कि अगड़ी जातियां हैं, उनके हालात बहुत बदल गए, वो बहुत कमज़ोर तबके के आ गए। आप भी कह रहे हैं कि SC ST के बच्चे भी उनसे बेहतर परफॉर्मेंस उनका रहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हालत में होने के बावजूद किसी भी तरह का समर्थन, किसी भी तरह की सहायता नहीं आती। अब 10% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी जगहों पर चल करके बात मैं कर रहा हूँ।
नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी जाति उनका पीछा करती है और बहुत शरीफ भी है, तो किस दिन वो टारगेट किया जा सकता है क्योंकि वो अगड़ी जाति का है या सवर्ण जाति का है कैंपस के भीतर, और आपको इस दायरे के तहत ले आओ और ला करके उसको निपटा दो। यह डर भी उन लोगों के भीतर है। पवन जी जो कह रहे हैं कि आप एक तबके को कैंपस के भीतर बेवजह डरने और अपने आप को फासले पर रखने के लिए मजबूर कर दिया है, एक माहौल जो जहरीला हो गया है, ये सही नहीं है। और मुझे लगता है कि यूजीसी को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए। पवन जी बार बार कह रहे हैं कि 2012 का जो कानून है वो अपना काम कर रहा था, तो आपको नया कानून लाने की क्या ज़रूरत थी, और ये ठीक नहीं है। अगर इसमें कहीं से भी कोई राजनीति है तो ये राजनीति भी बेहतर नहीं है। और मेरे साथ एक मेहमान आकर्षिका शर्मा जुड़ गई हैं। चूँकि मेरे पास 2 ही मिनट बचा हुआ है तो मैं अपने बाकी मेहमानों का धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप सब जुड़े और आपने अपनी राय रखी है शो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकर्षिका, आपने देखा होगा यूजीसी का जो भी नया नियम है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नमस्ते। तो यूजीसी का जो नया नियम है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 36 सालों से हमारे पास SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट है जो कि 2015 में संशोधित हुआ था। उसके बाद एक तरीके से ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार लिमिटलेसली करते जाएंगे तो एक टाइम आने पे लोगों को नुकसान क्रिएट करेगी। हम लोगों का ये मान्यता थी कि हम लोग जो आरक्षण दे रहे हैं उससे जो बाकी जनरल को छोड़ के जो अदर कास्ट है उन लोग को फायदा होगा, उन लोग के ऊपर कोई भी मतलब उन लोग के ऊपर कोई हरासमेंट नहीं होगा, कुछ भी होगा तो वो आगे आएगा। तो उस चीज़ का समाधान निकालने के लिए इतने साल अब निकल गए और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ उन लोग को प्रोवाइड कर दी। लेकिन अब जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आते हैं तो अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें इक्वल हों, और जितना, क्योंकि आजकल का युवा ये चाह रहा है कि अगर हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं तो उसमें कोई कास्ट रिलेटेड बात ना हो। तो यूजीसी का जो ये नियम नया लाए हैं इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं अभी की प्रेजेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसमें कि जनरल मैन तो लगातार टारगेट होंगे। अगर कोई भी एक तरीके का एक हॉरर क्रिएट हो जाएगा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और वो आगे रहने तक जो है लोगों के माइंड में बना रहेगा। जैसे कि आपने जनरल कैटेगरी के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी पीड़ा नहीं बता पाते, बट तब भी उनके साथ बहुत सारे अत्याचार वो होते एक हैं। कैटेगरी है जिसको जनरल कैटेगरी कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। उनकी अपनी पीड़ा है, अपनी तकलीफ है, उनका अपना दर्द है, उनकी मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती हैं क्योंकि वो सवर्ण हैं, अगड़ा तबका हैं। वो सिर्फ पैदा हुए हैं गाली देने के लिए, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए। कोई मुकदमा होगा तो उनके खिलाफ होगा, उनका रोना धोना कहीं नहीं सुना जाएगा। कमोबेश यूजीसी का यह नया नियम यही कह रहा है उनके मुताबिक, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आकर्षिका, आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी है मेरे साथ, इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। ठीक 9 बजे मैं फिर आपसे मिलता हूँ न्यूज़ मास्टर के साथ। न्यूज़ इंडिया पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।